गांधी की अरेस्ट के बाद जो मार्च 1922 में हुई, तो नेशनल मूवमेंट एक फेज में चला गया जो कंफ्यूजन और डीमोरलाइजेशन से भरा था। कांग्रेस के लीडर्स ने डिबेट करना शुरू किया कि इस पैसिव पीरियड में क्या किया जाए। दो अलग-अलग व्यूज सामने आए। एक ग्रुप, जिसका नेतृत्व सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान कर रहे थे, चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट खत्म करके उनमें एंट्री ली जाए ताकि उनकी वीकनेसेस को एक्सपोज किया जा सके और पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। ये लोग आर्ग्यू करते थे कि अगर गवर्नमेंट नेशनलिस्ट डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये काउंसिल्स का काम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और उन्हें इनफेक्टिव बना देंगे। ये ग्रुप स्वराजिस्ट्स के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ लीडर्स जैसे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी बिलीव करते थे कि बॉयकॉट और नॉन कोऑपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए और इंस्टेड कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करना चाहिए, क्वाइटली सिविल डिसोबीडियंस के रिजम्पशन के लिए प्रिपेयर करते हुए। ये लोग नो चेंजर्स के नाम से जाने गए। इन दोनों ग्रुप्स के बीच डिस्प्यूट गया सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1922 में दिखाई दिया, जहां स्वराजिस्ट प्रपोजल की काउंसिल एंट्री को डिफीट मिला। इसके रिजल्ट में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पोस्ट्स रिजाइन किए और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या सिर्फ स्वराजिस्ट पार्टी बनाई, जिसमें दास प्रेसिडेंट और मोतीलाल एक सेक्रेटरी बने। स्वराजिस्ट्स ने अपनी स्टैंड जस्टिफाई की, कहते हुए कि काउंसिल्स में एंट्री लेने से नॉन कोऑपरेशन वीकन नहीं होगी, बल्कि ये मूवमेंट को आगे ले जाने का एक और तरीका होगा। उनका कहना था कि ये मासेस का मोराल बनाए रखेगा, पॉलिटिकल वैक्यूम के टाइम में गवर्नमेंट को काउंसिल्स अपने सपोर्टर्स से भरने से रोकेगा और काउंसिल्स को पॉलिटिकल स्ट्रगल के अरीनाज में बदल देगा, ना कि ग्रेजुअली कॉलोनियल रूल को एक्सेप्ट करने का प्लेटफॉर्म। नो चेंजेस वार्न करते थे कि लेजिस्लेचर्स में पार्टिसिपेट करना कंस्ट्रक्टिव वर्क से फोकस हटा देगा, रेवोल्यूशनरी जील को खत्म करेगा और पॉलिटिकल करप्शन ला सकता है, जबकि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम सोसाइटी को नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। हालांकि दोनों साइड्स अलग थे, लेकिन दोनों 1907 जैसी स्प्लिट अवॉइड करने के लिए केयरफुल रहे। दोनों गांधी, जो जेल में थे, के साथ कांटेक्ट में रहे और यूनिटी और गांधी की लीडरशिप मेंटेन करने की जरूरत पर अग्री किया। सितंबर 1923 में दिल्ली मीटिंग में कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसमें स्वराजिस्ट्स को अलाउ किया गया कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट करें एज अ ग्रुप विद इन कांग्रेस और ओवरऑल कांग्रेस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करें। सिर्फ फर्क ये था कि वो काउंसिल्स में एंट्री लेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस नवंबर 1923 के लिए शेड्यूल हुए और स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो अक्टूबर में रिलीज हुआ, जो स्ट्रांगली एंटी इंपीरियलिस्ट लाइन फॉलो करता था। इसमें डिक्लेयर किया गया कि ब्रिटिश रूल सेल्फिश मोटिव से गाइडेड है, रिफॉर्म्स सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू करने का प्रिटेंस है और सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड काउंसिल्स में फर्मली रखी जाएगी। अगर रिजेक्ट किया गया तो स्वराजिस्ट्स प्रॉमिस करते थे कि कंटिन्यू सब्सट्रक्शन की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे ताकि गवर्नेंस काउंसिल्स के थ्रू इम्पॉसिबल हो जाए, उन्हें अंदर से रेक करते हुए। शुरू में गांधी काउंसिल एंट्री के अगेंस्ट थे, लेकिन फरवरी 1924 में जेल से रिलीज होने के बाद वो स्वराजिस्ट्स के साथ रिकंसिलिएशन की तरफ मूव किए। उनका मानना था कि उनके अगेंस्ट अपोज करना काउंटर प्रोडक्टिव होगा, स्पेशली जब उन्होंने 1923 इलेक्शंस में 42 आउट ऑफ 141 इलेक्टेड सीट्स जीत लिए थे और सेंट्रल प्रोविंसेस असेंबली में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की। लिबरल्स और इंडिपेंडेंट्स जैसे जिन्हा और मालविया के साथ कोएलिशन बनाकर उन्होंने लेजिस्लेचर्स में मेजॉरिटी फॉर्म की और उनका अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल ये दिखाता था कि वो सिर्फ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प नहीं कर रहे। जब गवर्नमेंट ने 1924 में रेवोल्यूशनरीज और स्वराजिस्ट्स पर क्रैकडाउन किया, गांधी को गुस्सा आया और उन्होंने उनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की। फाइनली दोनों साइड्स 1924 में बेलगम सेशन ऑफ कांग्रेस में अग्रीमेंट पे पहुंचे, जो एकमात्र सेशन था जिसमें गांधी ने कांग्रेस प्रिजाइड किया, कि स्वराजिस्ट्स काउंसिल्स में कांग्रेस के पार्ट के रूप में काम करेंगे। लेजिस्लेचर्स में जाने के बाद स्वराजिस्ट्स शुरू में इम्पैक्ट दिखाए, लेकिन धीरे धीरे वीकन होने लगे। कम्युनल राइट स्प्रेड हुए और उनके बीच डिविजन्स आ गए, रिस्पॉन्सिविस्ट्स और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट्स लाइन्स पे। गवर्नमेंट ने भी उन्हें डिवाइड करने में सक्सेस पाई, मिलिटेंट्स और मॉडरेट्स, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच स्प्लिट्स एनकरेज करके। बंगाल में कई मुस्लिम्स पार्टी छोड़ गए जब स्वराजिस्ट टेनेंट्स को जमींदार्स के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं कर सके, जिसमें ज्यादातर जमींदार हिंदूज थे। सीआर दास के डेथ के बाद 1925 में पार्टी और वीक हो गई।
लीडर्स जैसे लाजपत राय, मालविया और एनसी केलकर, जिन्हें रिस्पॉन्सिविस्ट्स कहा गया, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन ऑफिस होल्ड करना और हिंदू इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जबकि मोतीलाल नेहरू अपोज करते थे। ये डिविजन्स और एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम होने के एक्यूजेशंस पार्टी को और डैमेज करते रहे। मेन लीडरशिप मार्च 1926 में लेजिस्लेचर से विड्रॉ कर गई और एक डिवाइडेड सेक्शन इलेक्शंस कंटेस्ट की, जो पुअर परफॉर्मेंस दिखाई, सिर्फ 40 सीट सेंटर में जीती और यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब में डिफीट हुई। 1930 तक लाहौर कांग्रेस रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लॉन्च के बाद स्वराजिस्ट्स फाइनली लेजिस्लेचर से वॉकआउट कर गए। डिस्पाइट डिक्लाइन, स्वराजिस्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स रहे। उन्होंने रिपीटेडली गवर्नमेंट को कोएलिशन पार्टनर्स के साथ आउटवोट किया, इवन बजट मैटर्स में, और एडजर्नमेंट मोशंस मूव किए। उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिबेट्स रेज किए ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन। विठल भाई पटेल 1925 में फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बने। उन्होंने 1928 का पब्लिक सेफ्टी बिल डिफीट किया, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट्स को डिपोर्ट करने के लिए था, और पॉलिटिकल वैक्यूम फिल किया जब नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथ गेन कर रहा था। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स की वीकनेसेस एक्सपोज की और दिखाया कि काउंसिल्स को क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है। फिर भी उनकी लिमिटेशंस थी। लेजिस्लेचर्स में मिलिटेंसी मास स्ट्रगल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं थी और मेनली प्रेस रिपोर्ट्स पे रिलाई करती थी। ऑब्स्ट्रक्शन एज अ स्ट्रैटेजी लिमिटेड थी। कोएलिशन पार्टनर्स के साथ क्लैश हुआ, कुछ ऑफिस के टेम्पटेशंस में आ गए और बंगाल के पेजेंट्स को सपोर्ट ना करने की वजह से मुस्लिम सपोर्ट लॉस्ट हुआ। मीनवाइल नो चेंजेस कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करते रहे, जो उन्हें सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के साथ डीपली कनेक्ट करता था। आश्रम बनाए गए जहां यंग वर्कर्स खादी, चरखा प्रमोट करते और ट्राइबल्स और लोअर कास्ट्स के साथ काम करते, स्पेशली खेड़ा और बरदोली में। नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए गए ताकि स्टूडेंट्स कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के बाहर ट्रेन हो सकें। एफर्ट्स किए गए हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अनटचेबिलिटी रिमूवल, फॉरेन क्लॉथ और लिकर बॉयकॉट और फ्लड विक्टिम्स के रिलीफ के लिए। ये कंस्ट्रक्टिव नेटवर्क लेटर सिविल डिसोबीडियंस का बैकबोन बना, लेकिन इसमें भी शॉर्टकमिंग्स थी। नेशनल एजुकेशन मेनली अर्बन लोअर मिडिल क्लासेस और रिच पेजेंट्स को बेनिफिट करता था, और क्वाइटर टाइम्स में स्टूडेंट्स वापस कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस में जॉब्स और डिग्रीज के लिए चलते थे। खादी इंपोर्टेड क्लॉथ के मुकाबले महंगा था, स्प्रेड करना मुश्किल था, और अनटचेबिलिटी सोशल लेवल पे एड्रेस हुई, लेकिन लैंडलेस लेबरर्स, जो मोस्टली अनटचेबल्स थे, उनके इकोनॉमिक स्ट्रगल्स पे कम काम हुआ। फाइनली स्वराजिस्ट्स और नो चेंजेस अलग अलग पाथ्स फॉलो करते हुए भी कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करते रहे, और जब नेशनल स्ट्रगल को यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत होती, दोनों साथ आते। 20th सेंचुरी का तीसरा डेकेड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कई तरह से टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ इसने इंडियन मासेस के नेशनल मूवमेंट में एंट्री को मार्क किया, और दूसरी तरफ इसने नेशनल सीन पर अलग अलग पॉलिटिकल करंट्स के क्रिस्टलाइजेशन को विटनेस किया। ये नए पॉलिटिकल स्ट्रीम्स पार्टली गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह के पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शंस के रूप में इमर्ज हुए, जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर बेस्ड थी, और साथ ही इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा। 1920s के दौरान कई नए फोर्सेस और आइडियाज सामने आए जो इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का कोर्स शेप करते रहे। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज इस समय वाइडली स्प्रेड होने लगे। मार्क्स और सोशलिस्ट थिंकर्स के आइडियाज से इंस्पायर्ड कई ग्रुप्स सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के रूप में सामने आए। ये आइडियाज कांग्रेस के अंदर एक लेफ्ट विंग के राइज को भी इनकरेज करते रहे, जिसका नेतृत्व यंग लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। ये यंग नेशनलिस्ट गांधीयन मेथड्स और पॉलिटिकल प्रोग्राम से डिसैटिस्फाइड थे और सोवियत रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, और कंट्री के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स के रैडिकल सॉल्यूशंस चाहते थे। ये स्वराजिस जो लेजिस्लेचर्स में काम कर रहे थे और नो चेंजेस जो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस थे, दोनों को क्रिटिकल थे। ये लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराजी के फॉर्म में एक क्लियर और अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड डिमांड करते थे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल करंट्स के लिए इंक्रीजिंगली अवेयर थे, और नेशनलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म को सोशल जस्टिस के साथ कंबाइन करने और इंटरनल क्लास ऑपरेशन बाय कैपिटलिस्ट्स और लैंडलॉर्ड्स का इशू रेज करने की जरूरत पे स्ट्रेस करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में ताशकंद, अब उज्बेकिस्तान में एमएन रॉय अबानी मुखर्जी और दूसरों द्वारा बनाई गई कॉमिंटर्न के सेकेंड कांग्रेस के बाद, और रॉय पहले इंडियन बने जिनको उसके लीडरशिप में इलेक्टेड किया गया। 1924 में कई कम्युनिस्ट्स इंक्लूडिंग ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में जेल हुए। 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर फॉर्मली एसपीआई एस्टैब्लिश किया।
1929 में गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट पे क्रैकडाउन किया और 31 लीडिंग कम्युनिस्ट्स, ट्रेड यूनियनिस्ट्स और लेफ्ट विंग लीडर्स को अरेस्ट किया, जिनका ट्रायल फेमस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में हुआ। पूरी कंट्री में वर्कर्स और पेजेंट्स के पार्टीज ऑर्गेनाइज होने लगे और मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज स्प्रेड होने लगे। हालांकि इनका अपना आइडियोलॉजी था, ये ग्रुप्स कांग्रेस के साथ नेशनल मूवमेंट का इंटेग्रल पार्ट के रूप में काम करते रहे। साथ ही यूथ और स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो गए। स्टूडेंट्स लीग्स और कॉन्फ्रेंसेस इंडिया भर में स्प्रिंग अप हुए और 1928 में जवाहरलाल नेहरू ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने। पेजेंट्स भी ऑर्गेनाइज्ड और असर्टिव होते गए। यूनाइटेड प्रोविंसेस में उन्होंने टेनेंसी लॉज का रिवीजन, लोअर रेंट्स, एविक्शन से प्रोटेक्शन और डेट से रिलीफ के लिए एजिटेट किया। सिमिलर एजिटेशंस रामपा रीजन ऑफ आंध्रा, राजस्थान और रायतवाड़ी एरियाज ऑफ बॉम्बे और मद्रास में हुए। गुजरात में फेमस बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी 1920s में रैपिडली ग्रो हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920 में बनाया गया, जिसमें लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट और दीवान चमनलाल जनरल सेक्रेटरी बने और तिलक भी इसकी मूविंग स्पिरिट्स में से थे। मेजर स्ट्राइक्स खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप्स, टाटा एंड आयरन एंड स्टील वर्क्स एट जमशेदपुर, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स 1.5 लाख वर्कर्स फॉर 5 मंथ्स और बकिंगम कार्नाटिक मिल्स में हुए। सिर्फ 1928 में लगभग 5 लाख वर्कर्स अलग अलग स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व थे और 1923 में पहला मे डे मद्रास में सेलिब्रेट हुआ। साथ ही अलग अलग कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स भी मोमेंटम गेन करने लगे। ये इंडियन सोसाइटी के कॉन्ट्रडिक्शंस को रिफ्लेक्ट करते थे और कभी डिवाइसिव या कॉन्जर्वेटिव और कभी पोटेंशियली रैडिकल थे। कुछ प्रोमिनेंट मूवमेंट्स थी: जस्टिस पार्टी इन मद्रास, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में EV रामास्वामी नायकर के द्वारा मद्रास में लॉन्च हुई, सत्यशोधक एक्टिविस्ट सतारा महाराष्ट्र में, भास्करराव जाधव और महर्स अंडर BR अम्बेडकर महाराष्ट्र में, रैडिकल इज़हाबाज अंडर K अय्यप्पन और K केसवन केरला में, यादव्स ऑफ बिहार बेटर सोशल स्टेटस के लिए और यूनियनिस्ट पार्टी लेड बाय फजले हुसैन पंजाब में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का भी रिवाइवल हुआ, इस बार सोशलिस्ट ओरिएंटेशन के साथ, क्योंकि कई यंग लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से डिसइल्यूजन थे। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रेवोल्यूशनरीज को सिवियर रिप्रेशन फेस करना पड़ा, लेकिन कई 1920 में जनरल एमनेस्टी के अंदर रिलीज हुए, क्योंकि ब्रिटिश मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते थे। गांधी और CR दास के परसुएशन से कई रेवोल्यूशनरीज ने अपनी एक्टिविटी सस्पेंड की और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन की, लेकिन जब गांधी ने सडन विड्रॉल किया तो वो डिसहार्टेंड हुए और नॉन वायलेंस स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन करने लगे। क्योंकि वो स्वराज्य के लेजिस्लेटिव वर्क या नो चेंजेस के कंस्ट्रक्टिव वर्क में अट्रैक्ट नहीं हुए, तो वो बिलीव करने लगे कि सिर्फ वायलेंट मेथड्स इंडिया को फ्री कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेजर रेवोल्यूशनरी लीडर्स ऑफ दिस पीरियड, जैसे जोगेश चंद्र चैटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव थापर, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर, पहले एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेंट्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। कई इन्फ्लुएंसेस ने इस नए रेवोल्यूशनरी फेस को शेप किया। वॉर के बाद वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियनिज्म का अपसर्ज, 1917 रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन, कम्युनिस्ट ग्रुप्स का एग्जाम्पल जो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म प्रीच करते थे, जर्नल्स जैसे आत्मशक्ति, सारथी और बिजौली जो रेवोल्यूशनरीज के सैक्रिफाइसेस सेलिब्रेट करते थे, और पॉपुलर बुक्स जैसे बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल और पथेर दाबी बाय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसका गवर्नमेंट बैन उसकी पॉपुलैरिटी को और इंक्रीज कर देता था। पंजाब यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार रीजन में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के द्वारा लीड हुई, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के नाम से जाना गया। HRA अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सन्याल द्वारा बनाया गया था, जिसका एम आर्म्ड रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करना, ब्रिटिश को ओवरथ्रो करना और फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज एस्टैब्लिश करना था। उनका मोस्ट फेमस एक्शन काकोरी ट्रेन रॉबरी अगस्त 1925 में हुआ, जब रेवोल्यूशनरीज ने गवर्नमेंट रेलवे कैश लूटी 8 डाउन ट्रेन नियर लखनऊ से। गवर्नमेंट ने मैसिव क्रैकडाउन रिस्पॉन्ड किया, बहुत से लोग अरेस्ट हुए, 17 जेल्ड, 4 ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ और 4 रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी हैंग कर दिए गए। मूवमेंट को सिवियर ब्लो मिला। इस सेटबैक से रिकवर करने के लिए यंगर रेवोल्यूशनरीज ने सितंबर 1928 में हिस्टोरिक मीटिंग फिरोज शाह कोटला के रुइंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज की। चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में HRA का नाम HSRA रखा गया और सोशलिज्म ऑफिशियल गोल डिक्लेयर किया गया। लीडर्स जैसे भगत सिंह, सुखदेव थापर, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर नए लीडरशिप में थे। हालांकि उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिविजुअल असैसिनेशन से दूर रहेंगे, लेकिन लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1928 में डेथ, जो एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में इंजरीज से हुई थी, उन्होंने उनको रिवेंज लेने के लिए इंस्पायर किया। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने जॉन सॉन्डर्स को लाहौर में शूट किया, गलती से जेम्स स्कॉट को समझकर, जो ऑफिसर लाठीचार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और चंद्रशेखर आजाद ने एस्केप के दौरान परस्यूइंग कांस्टेबल को किल किया।
अप्रैल 1929 में रेवोल्यूशन बाय द मासेस का मैसेज स्प्रेड करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हार्मलेस बॉम्ब्स थ्रो किए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, जो सिविल लिबर्टीज और वर्कर्स राइट को कर्ब करने के लिए था। उनका इंटेंशन मेक द डेफ हियर था और अरेस्ट होने के बाद ट्रायल का प्लेटफॉर्म यूज करके अपने आइडियाज पब्लिसाइज करना था। भगत सिंह ने डिक्लेयर किया कि अग्रेसिव फोर्स वायलेंट और अनजस्ट है, लेकिन लेजिटिमेट कॉज के लिए फोर्स यूज करना मॉरल जस्टिफिकेशन रखता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्रायल हुए और कई दूसरे रेवोल्यूशनरीज भी ट्रायल्स फेस किए। जेल में उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स लॉन्च की इनह्यूमन कंडीशंस के अगेंस्ट और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रूप में ट्रीट होने की डिमांड की। जतिन दास 63 डे के फास्ट के बाद मर गए। कांग्रेस लीडर्स ने उनका डिफेंस ऑर्गेनाइज किया और भगत सिंह नेशनल हीरो बन गए। मीनवाइल आजाद ने दिसंबर 1929 में वाइसरॉय इरविन की ट्रेन ब्लो अप करने की कोशिश की और रेवोल्यूशनरी एक्शंस पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस में 1930 तक कंटिन्यू रहे। 27 फरवरी 1931 को एक एसोसिएट के बिट्रेल की वजह से आजाद ब्रिटिश पुलिस से अल्फ्रेड पार्क और चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद में सराउंडेड हुए। ब्रेवली फाइटिंग करते हुए, इंजर्ड होते हुए उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया कैप्चर अवॉइड करने के लिए, अपने वो को फुलफिल करते हुए कि वो कभी भी अलाइव कैप्चर नहीं होंगे। वो पिस्टल इन्होंने यूज की, वो अभी भी इलाहाबाद म्यूजियम में डिस्प्लेड है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स असैसिनेशन के लिए हैंग कर दिया गया। गैलोस तक चेयरफुली जाते हुए वो स्लोगन शाउट करते थे जैसे इनकलाब जिंदाबाद और डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये दिन अब शहीद दिवस और सर्वोदय डे के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में 1920s के दौरान कई रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ने अपनी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को दोबारा ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इनमें से कुछ ग्रुप्स कांग्रेस के अंडर काम करते रहे, जो उन्हें मासेस से कनेक्ट करने में मदद करता था और कांग्रेस को टाउन्स और विलेजेस में ऑर्गेनाइजेशनल बेस देता था। कई रेवोल्यूशनरीज ने सीआर दास के स्वराजिस्ट काम में कॉपरेशन किया, लेकिन 1925 में सीआर दास की डेथ के बाद बंगाल कांग्रेस दो फैक्शंस में स्प्लिट हो गई। एक लेड बाय जेएम सेनगुप्ता, जो अनुशीलन ग्रुप से सपोर्टेड था, और दूसरा लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, जो युगांतर ग्रुप से बैक्ड था। इस समय रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी बोल्ड हो गईं। एग्जाम्पल के लिए 1924 में गोपीनाथ साहा ने नोटोरियस कैलकाटा पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगर्ट को असैसिनेट करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन गलती से एक और आदमी डे को मार दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हार्शली रिएक्ट किया, नए ऑर्डिनेंसेस पास किए और कई रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग सुभाष बोस। गोपीनाथ साहा को हैंग कर दिया गया। इस सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन और रेवोल्यूशनरीज के इंटरनल फैक्शनलिज्म की वजह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को टेम्परेरी सेटबैक मिला, लेकिन जल्द ही कई लोग दोबारा रीग्रुप करने लगे और नए रिवोल्ट ग्रुप्स में सबसे एक्टिव और फेमस था चिटागोंग ग्रुप, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन करते थे। सूर्य सेन ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और बाद में चिटागोंग के एक नेशनल स्कूल में टीचर बन गए। 1926 से 1928 तक उन्हें इम्प्रिजन किया गया फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और उसके बाद भी कांग्रेस में काम करते रहे एज सेक्रेटरी ऑफ द चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी। उन्हें यह कहना पसंद था कि ह्यूमैनिज्म एक रेवोल्यूशनरी का स्पेशल वर्च्यू है। पोएट्री के लवर वो टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के एडमायरर थे। सूर्यसेन ने डिसाइड किया कि वो एक आर्म्ड रेबेलियन ऑर्गेनाइज करेंगे अपने एसोसिएट्स अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बाउल के साथ, ताकि ब्रिटिश एम्पायर की आर्म्ड माइट को चैलेंज किया जा सके। उन्होंने प्लान किया कि चिटागोंग के दो मेन आर्मरीज सीज करेंगे, आर्म्स रेवोल्यूशनरीज को सप्लाई करने के लिए कैप्चर करेंगे, टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइंस डिस्ट्रॉय करेंगे और चिटागोंग से बंगाल के बाकी पार्ट्स के रेलवे लिंक्स कट करेंगे। ये प्लान अप्रैल 1930 में 65 एक्टिविस्ट के साथ एग्जीक्यूट किया गया अंडर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटागोंग ब्रांच। रेड सक्सेसफुल रहा। सूर्यसेन ने नेशनल फ्लैग हॉइस्ट किया, सलूट लिया और प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद रेवोल्यूशनरीज नियरबाई विलेजेस में डिस्पर्स हो गए और गवर्नमेंट टारगेट्स पे अटैक्स कंटिन्यू किए। सूर्यसेन को इवेंचुअली फरवरी 1933 में अरेस्ट किया गया और जनवरी 1934 में हैंग कर दिया गया। लेकिन चिटागोंग रेड ने रेवोल्यूशनरी माइंडेड यूथ को डीपली इंस्पायर किया और नए रिक्रूट स्टेडीली रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स में आते रहे। बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के इस नए फेज के कुछ नोटेबल फीचर्स थे। यंग विमेन का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ, स्पेशली सूर्यसेन के ग्रुप में। उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया, सीक्रेट मैसेजेस कैरी किए और हत्या की वेपन्स के साथ फाइट किया। विमेन जैसे प्रीतिलता वड्डेदार, जो रेड के दौरान डाइड, कल्पना दत्त, जो अरेस्ट हुई और सूर्यसेन के साथ लाइफ सेंटेंस मिली, शांति घोष और सुनीति चंदेरी, जो स्कूल गर्ल्स के रूप में दिसंबर 1931 में कोमिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शूट किया, और बीना दास, जो फरवरी 1932 में अपनी डिग्री रिसीव करते हुए गवर्नर पे फायर किया, फेमस हो गए।
रेवोल्यूशनरीज अब ग्रुप एक्शन पे एम्फेसाइज कर रहे थे, जो कॉलोनियल स्टेट के ऑर्गन्स को टारगेट कर रहा था, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ वायलेंस, यूथ के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए और ब्यूरोक्रेसी को डीमोरलाइज करने के लिए। उन्होंने पहले की हिंदू रिलीजियोसिटी टेंडेंसीज भी अबैंडन कर दी, जैसे ओथ टेकिंग, जिससे मुस्लिम्स के लिए ज्वाइन करना ईजियर हो गया। सूर्यसेन के ग्रुप में मुस्लिम मेंबर्स भी थे, जैसे सत्तर, मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियाँ और तुनु मियाँ। फिर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद मूवमेंट में वीकनेसेस थीं। ये अभी भी कुछ कंजर्वेटिव एलिमेंट्स कैरी करता था, वाइडर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स डेवलप नहीं हुए, और जो लोग स्वराजिस्ट के साथ काम कर रहे थे वो मुस्लिम पेजेंट्स को उनके स्ट्रगल्स में जमींदार्स के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं करते थे। बंगाल में ऑफिशियल रिएक्शन रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट बहुत हार्श था। इनिशियली पैनिक हुआ, लेकिन जल्द ही गवर्नमेंट ने सिवियर रिप्रेशन लॉन्च की, 20 रिप्रेसिव एक्ट्स यूज करके। पुलिस रेवोल्यूशनरीज पे लूज की गई, चिटगोंग में कई विलेजेस बर्न किए गए और दूसरे विलेजेस पे हैवी फाइन्स इंपोज किए गए। 1933 में जवाहरलाल नेहरू भी सेडिशन के लिए अरेस्ट किए गए और 2 ईयर सेंटेंस दिया गया, सिंपली बिकॉज उन्होंने इंपीरियलिज्म को कंडेम किया और रेवोल्यूशनरीज की ब्रेवरी को प्रेस किया। इस एनवायरनमेंट में एक न्यू आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग इमर्ज हुई, स्पेशली भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स के थ्रू, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी थॉट, मेथड्स ऑफ स्ट्रगल और रेवोल्यूशनरी गोल्स में मेजर चेंजेस लाए। ये रीथिंकिंग मिड 1920s में स्टार्ट हो चुकी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडिंग काउंसिल ने डिसाइड किया कि वो रेवोल्यूशनरी और कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स प्रीच करेगा, और 1925 का मैनिफेस्टो डिक्लेयर करता है कि एचआरए उन सिस्टम्स को अबॉलिश करने के लिए खड़ा है जो मैन बाय मैन एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल बनाते हैं। इसका मेन ऑर्गन रेवोल्यूशनरी ने नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज, अदर ट्रांसपोर्ट और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे शिप बिल्डिंग और स्टील डिमांड किया। इसने लेबर और पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने और ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर करने का भी प्लान किया। लेट 1920s तक ये रेवोल्यूशनरीज इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन और वायलेंस से मास पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर रहे थे। अपनी एग्जीक्यूशन से पहले भी रामप्रसाद बिस्मिल यूथ से अपील करते थे कि पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स को छोड़ दो, सीक्रेट कंस्पिरेसीज में ज्वाइन करना बंद करो और इंस्टेड ओपन मूवमेंट्स ज्वाइन करो। उन्होंने अर्ज किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन करें और सब पॉलिटिकल ग्रुप्स को कांग्रेस लीडरशिप के अंडर यूनाइट करें। उन्होंने कम्युनिज्म में अपना फेथ डिक्लेयर किया और प्रिंसिपल कि हर ह्यूमन बीइंग का इक्वल राइट्स है ओवर प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। भगवती चरण वोहरा ने अपनी बुक द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब में इस नई रेवोल्यूशनरी पोजीशन का फेमस स्टेटमेंट लिखा। भगत सिंह अपनी अरेस्ट से पहले भी वायलेंट इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से मार्क्सिज्म और कन्विक्शन में मूव कर गए कि सिर्फ ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर मूवमेंट ही सक्सेसफुल रेवोल्यूशन ला सकता है। उन्होंने बिलीव किया कि रेवोल्यूशन बाय द मासेस फॉर द मासेस होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा एज ओपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज टू कैरी आउट पॉलिटिकल वर्क अमंग यूथ, पेजेंट्स और वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया, विद ब्रांचेस इवन इन विलेजेस। भगत सिंह और सुखदेव ने लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन भी ऑर्गेनाइज किया फॉर ओपन एंड लीगल स्टूडेंट वर्क। भगत बिलीव करते थे कि रियल रेवोल्यूशनरी आर्मीज विलेजेस और फैक्ट्रीज में हैं, और रेवोल्यूशनरी इंटेलिजेंसिया का टास्क ये है कि इस एक्सप्लॉयटेड और ऑप्रेस्ड मासेस को एक मूवमेंट में ऑर्गेनाइज करना। फिर भी रेवोल्यूशनरीज कभी कभी इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन पे रिजॉर्ट करते थे, नॉट एज एन एंड इन इटसेल्फ बट एज प्रोपोगेंडा बाय डीड का मेथड। उन्होंने बिलीव किया कि नई आइडियोलॉजी एक्वायर करना लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अर्जेंट नीड ये थी कि लोगों का थिंकिंग क्विकली चेंज हो, और हीरोइक एक्शंस अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते थे, और रेवोल्यूशनरीज कोर्ट ट्रायल्स को प्लेटफॉर्म्स फॉर रेवोल्यूशनरी प्रोपोगेंडा के रूप में यूज करते थे। भगत सिंह ने रेवोल्यूशन को भी रीडिफाइन किया। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन नेसेसरीली ब्लडशेड या पर्सनल रिवेंज नहीं है, और ना ही बॉम्ब्स और पिस्टल्स का मतलब है। उनके लिए रेवोल्यूशन का मतलब था कि प्रेजेंट अनजस्ट ऑर्डर चेंज होना चाहिए, इंपीरियलिज्म ओवरथ्रो होना चाहिए, और फिर एक नया सोशलिस्ट ऑर्डर बिल्ड करना टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। उन्होंने मार्क्सिज्म और क्लास अप्रोच फुल्ली एक्सेप्ट किया और कहा कि पेजेंट्स को फ्री करना है, नॉट सिर्फ फॉरेन योक से बल्कि लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट से भी। उन्होंने कहा कि स्ट्रगल इंडिया में कंटिन्यू करेगा जब तक कुछ एक्सप्लॉयटर्स कॉमन पीपल का लेबर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते रहेंगे, चाहे वो एक्सप्लॉयटर्स ब्रिटिश हों, ब्रिटिश और इंडियन टुगेदर हों, या प्योरली इंडियंस हों। उन्होंने सोशलिज्म को साइंटिफिकली डिफाइन किया एज अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास डोमिनेशन। भगत सिंह डीपली सेक्युलर भी थे। पंजाब नौजवान भारत सभा के लिए उन्होंने जो 6 रूल्स फ्रेम किए, उनमें से 2 ये थे कि मेंबर्स का कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होगा और स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस स्प्रेड करेंगे, रिलीजन को पर्सनल मैटर मानेंगे। वो बिलीव करते थे कि ट्रू रेवोल्यूशनरी बनने के लिए सिर्फ इमेंस मॉरल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की एबिलिटी भी होनी चाहिए।
वो अक्सर कहते थे कि लोगों को रिलीजन और सुपरस्टिशन की मेंटल स्लेवरी से फ्री करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ऐसे क्लियर थिंकिंग के साथ ही वो ट्रू रेवोल्यूशनरीज बन सकते हैं।